अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि महाविद्यालय परिवार के सभी ट्रेनीज, सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर स्टूडेंट स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। हमारी दुआ यही रहेगी कि आप हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रहें और सक्सेस को पाते रहें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हिंदी कहानी का टॉपिक, यानी हिंदी गद्य विधा की एक जो सशक्त विधा है कहानी, उस पर मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। चर्चा किस प्रकार की थी? कहानी किसे कहते हैं, कहानी के तत्व क्या होते हैं, कहानी की विकास यात्रा कैसे कैसे चली, हिंदी की प्रथम कहानी किसे कही जा सकती है और किस किस प्रकार की कहानियों की रचना हमारे गद्य साहित्य में हुई। इन सभी बातों को मैंने विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आपको हमारा पिछला वीडियो कुछ कन्विंस हुआ होगा। आज हम उसी कहानी को लेकर आपके प्रथम अध्याय यानी डीएलएड बैच 19 के सेकंड सेमेस्टर के प्रथम अध्याय के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, कहानी के बारे में बात आरंभ करने से पहले हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो प्रथम अध्याय हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर में जो हिंदी विषय से रिलेटेड, हिंदी विषय में जो आपका प्रथम अध्याय है वह है कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों को सुनना व याद करना। आपके इस प्रथम अध्याय में 3 टॉपिक को रखा गया है: कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों को याद करना और सुनना। डियर स्टूडेंट, इस प्रथम अध्याय में आपका जो पहला है कहानी, उस पर मैंने चर्चा आरंभ कर दी थी पिछले के क्लासेस में और उसको विस्तार पूर्वक मैंने बताने का प्रयास किया था। आज हम जो आपके अध्याय से रिलेटेड है, जो आपके अध्याय में जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जो आपके सिलेबस की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आज हम उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो का आरंभ करते हैं और शुरू करते हैं आपके पहले अध्याय का। आपके पहले अध्याय का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पहले अध्याय का कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों को सुनना व याद करना। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अपने प्रथम अध्याय को और इसी टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के बारे में मैंने आपको पिछले के क्लासेस में बताया था कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी के बारे में जितने भी आवश्यक चीज़ें थी, कहानी लेखन कला में कौन कौन से तत्व होते हैं, मैंने वो सब चीज़ें आपको बताई थी। अब हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हम बताएंगे। आपके सिलेबस से जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है कहानी श्रवण के उद्देश्य। कहानी श्रवण के उद्देश्य। आपके इस प्रथम अध्याय में कहानी के अंतर्गत पहला आपका टॉपिक आ जाता है कहानी श्रवण के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि यदि एक अध्यापक किसी भी क्लासरूम में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित बच्चों को ज्ञान दे रहा है, विद्यार्थी को ज्ञान दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोरीज का इस्तेमाल करता ही है ताकि बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से कन्विंस कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि एक अध्यापक उस स्टोरी, उस कहानी का प्रयोग क्यों करता है, किस उद्देश्य से करता है? वो बच्चों को कहानी या विद्यार्थियों को कहानी क्यों सुनाना चाहता है?
एक बार अपने आप को अध्यापक के स्थान पर रखकर देखिए। यदि आप एक कक्ष के अध्यापक हैं या एक कक्ष में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे किसी टॉपिक को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी जो टीचिंग है, अपनी जो शिक्षण की कला है, वो आप बदलेंगे और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जिससे बच्चे उस टॉपिक को समझ लें। कहानी इस दृष्टिकोण से, बच्चों को कोई भी टॉपिक समझाने के दृष्टिकोण से कहानी एक बेहतरीन जरिया है। कहानी के माध्यम से हम बच्चों को हर चीज की जानकारी दे सकते हैं। लेकिन एक अध्यापक जब कक्षा के अंतर्गत कहानी को सुनाता है, तो उसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे कि यदि कक्षा के अंतर्गत कहानी का श्रवण किया जाए, कहानी सुनाया जाए या सुना जाए, तो आखिर एक अध्यापक कहानी सुनाने के पीछे क्या उद्देश्य लेकर चलता है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यदि कहानी कक्षा में सुनाई जाए तो उसके लिए कौन कौन से मेन उद्देश्य होते हैं, प्रमुख उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि सृजनात्मकता का विकास। का विकास। यदि कक्षा के अंतर्गत एक अध्यापक कहानी को सुनाता है या एक छात्र कहानी को सुनता है, तो वो किस पर्पस से कहानी को सुनता है और एक अध्यापक किस पर्पस से कहानी को कक्षा में सुनाता है। इसका पहला पर्पस हो जाएगा सृजनात्मकता का विकास। यानी जब एक अध्यापक कक्षा में कहानी को सुनाता है, तब छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है, छात्रों में मौलिक कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, कुछ नया करने की क्षमता का विकास होता है। कहानी कक्ष में इसीलिए सुनाया जाता है कि बच्चों में सृजनात्मकता का या छात्रों में सृजनात्मकता का विकास हो। दूसरा आपका हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। यदि कक्षा के अंतर्गत बच्चों को, छात्रों को कहानियां सुनाई जाएं, तो उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वह सशक्त हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। मौखिक अभिव्यक्ति यानी किसी भी विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना। यदि आप कक्षा में एक अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में कहानी सुनाता है, तो बच्चे सेम टू सेम उसकी कॉपी करेंगे और स्वयं भी वो कहानी कहने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी श्रवण का दूसरा उद्देश्य हो गया मौखिक अभिव्यक्ति। तीसरा साहित्यिक अभिरुचि। उत्पन्न करना। एक अध्यापक कक्षा में कहानी को इसलिए सुनाता है ताकि उस छात्र की लिटरेचर यानी साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न कर सके, यानी साहित्य के प्रति लगाव उत्पन्न सके। साहित्य में जो जो चीजें आती हैं वो उसको कन्विंस कर सके और खुद भी, स्वयं भी अच्छी कहानी को बेहतरीन तरीके से क्लासरूम में रख सके। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार में वृद्धि। एक अध्यापक जब कक्षा में कहानी को सुनाता है, या कोई भी अध्यापक कक्षा के अंतर्गत या कहीं भी जब किसी भी कहानी को सुनाता है, तो इस कहानी को सुनने के पश्चात एक उद्देश्य ये और भी होता है, जो बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है।
हर तरह के शब्दों का उन्हें नॉलेज होता है और उनके पास जो शब्द की लिमिटेशन है वह बढ़ती ही जाती है। यानी शब्दों के भंडार में उनकी वृद्धि होती है और जब उनके पास शब्द होंगे वो उसके अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे। अगला है आपका कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास। जब एक अध्यापक अपने बच्चों को कहानी सुनाता है या कक्षा में कहानी सुनाता है तो वो कहानी सुनने के पश्चात छात्रों में कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, जिससे बच्चे स्वयं भी किसी कहानी को रचित कर सकते हैं और सुना सकते हैं। अगला है आपका सद्गुणों एवं सद प्रवृत्तियों का विकास। जब एक अध्यापक अपने छात्रों को विद्यार्थियों को कहानी सुनाता है तो बच्चों के अंदर सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों का विकास होता है। बच्चों का चरित्र जो है वो बेहतरीन होता है और बच्चों का आचरण जो है वो चेंज होता है और बच्चे बेहतरीन तरीके से उनके चरित्र का निर्माण होता है। अगला आपका है स्मरण शक्ति का विकास। यदि आप किसी भी विद्यार्थी को कहानी सुनाते हैं तो उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बेहतरीन होती है, स्मरण शक्ति का विकास बेहतरीन तरीके से होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था कक्ष में या कोई भी अध्यापक जो कहानी बच्चों को सुनाता है उस कहानी श्रवण के उद्देश्य यानी उस कहानी को सुनाने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। जिसमें से पहला है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, सद्गुणों एवं सत्प्रवृत्तियों का विकास करना और स्मरण शक्ति का विकास करना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा अगला टॉपिक है मतलब अगर जान कट नहीं हो पाता फिर भी हमारा अगला टॉपिक है अच्छी कहानी हमारा दूसरा टॉपिक है अच्छी कहानी के गुण। एक अच्छी कहानी के गुण क्या होने चाहिए, यानी एक जो बेहतरीन कहानी होती है, एक जो क्लासरूम के परिवेश को बांधे रहती है, उस कहानी की असली क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। एक अच्छी कहानी का पहला गुण क्या होना चाहिए? एक अच्छी कहानी का पहला गुण होना चाहिए वार्तालाप
या संवाद युक्त। जिस कहानी में वार्तालाप व संवाद होते हैं, पात्रों के बीच आपस में जो वार्तालाप संवाद होते हैं, बातचीत होती है, अगर वार्तालाप संवाद से युक्त कहानी होगी, बातचीत से युक्त कहानी होगी, तो वो एक अच्छी कहानी मानी जा सकती है। अनायास बातचीत नहीं कहानी में, अर्थवान बातचीत, जो कहानी में अर्थवान वार्तालाप होता है वह कहानी सबसे बेस्ट होती है। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा घटना प्रधान कहानी, यानी एक ऐसी कहानी जो वास्तविक घटना पर आधारित होती है वह कहानी बेस्ट कहलाती है। ज़्यादातर वही कहानियाँ बच्चों को रोचक लगती हैं जो वास्तविक घटना पर आधारित होती है, जो या स्वयं के जीवन पर घटित होती है, और वो यदि कहानी में पिरोकर बताई जाए तो वो बेहतरीन कहानी साबित होती है। अगला है आपका कथानक सहज सरल सुबोध। यानी एक अच्छी कहानी के जो कथानक होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, कहानी का जो कथानक होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सुबोध होना चाहिए। उसमें मतलब ऐसी कहानी होनी चाहिए जो छात्रों को या किसी को भी आसानी से समझ में आ सके। अगला आपका टॉपिक है विषय वस्तु परिवेश से संबंधित। यानी एक अच्छी कहानी वही कही जा सकती है जिसकी विषय वस्तु वहां के परिवेश से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि कहानी कहीं और की हो और परिवेश या वातावरण कहीं और का हो। वह परिवेश, ऐसा परिवेश जो विषय वस्तु के अनुकूल हो और ऐसी विषय वस्तु जो परिवेश से संबंधित हो, अच्छी कहानी की क्वालिटी कही जा सकती है। अगला है पांचवा शब्दावली सहज सरल। अच्छी कहानी की जो एक और क्वालिटी है वह है शब्दावली सहज और सरल होनी चाहिए। यानी कहानी में ज्यादा टफ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे वह अन्य को न समझ में आए। ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए जो सहज और सरल हो। और एक बात और, अच्छी कहानी का गुण एक ये भी है जिसमें छात्र रुचि है। अगर कहानी मान लीजिए वो घटना प्रधान भी है, कथानक भी है या और किसी प्रकार की है, लेकिन यदि छात्र उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं तो वो कहानी कदापि अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन यदि इन सब बातों को इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए कहानी में, तो वो अच्छी कहानी जरूर बनेगी और उसकी क्वालिटी में भी वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले पॉइंट की ओर, जो आपका 6 है। अगले टॉपिक की ओर जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है वह पॉइंट है कि किसी भी कहानी का जो शीर्षक है वह छोटा होना चाहिए और वाक्य विन्यास गंभीर होना चाहिए। अगर कहानी का शीर्षक छोटा नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो वह अच्छी कहानी साबित नहीं होगी। आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में ऐसी कहानियां बनाई होंगी। शीर्षक छोटा, शीर्षक छोटा होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट में कहानियों के निर्माण करने में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं।
अगर उनसे लघु कथा कहा जाता था तो वह लघु कथा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, इसका कोई उन्हें नॉलेज नहीं था और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जीवनी और आत्मकथा में अंतर को वो डिफाइन करने में काफ़ी कंजेस्टेड महसूस कर रहे थे कि आखिर उसको डिफाइन कैसे किया जाए। और एक अच्छी कहानी के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी हैं, इसको एकदम मतलब सिरे से खारिज करके वो अपनी कहानियों का निर्माण कर रहे थे और प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे थे। आज हम आपके लिए इस अध्याय में उन सारी चीज़ों को लेकर आए हैं जो आपने अपने प्रोजेक्ट में त्रुटियां की और प्रोजेक्ट में पूरा नहीं किया। अच्छी कहानी के गुण वही होते हैं जिसमें वार्तालाप संवाद होता है और जो घटना प्रधान होता है, जिसका परिवेश, जिसकी विषय वस्तु परिवेश से संबंधित होती है, जिसके शब्दावली सहज सरल सुबोध होते हैं और जिसका शीर्षक छोटा होता है और वाक्य विन्यास बेहतरीन होता है और सटीक होता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे अच्छी कहानी की कुछ क्वालिटी जब आप कहानी का निर्माण कर रहे हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और जब आप कहानी को कक्षा में सुना रहे हो तो ऐसी कहानी को चूज करें जिसमें ये सारी क्वालिटीज हों। चलिए अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला आपका है कहानी का वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक है कहानी का वर्गीकरण। अभी आपने जितना कुछ भी पढ़ा, जितना कुछ भी मैंने यहाँ पे विस्तारित करने का प्रयास किया, आशा करती हूँ कि वो आप समझ चुके होंगे। मैंने सबसे पहला टॉपिक उठाया कि कहानी श्रवण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, यानी आप कक्ष में जब कहानी सुनाएंगे बच्चों को तो किस पर्पस से उस कहानी को सुनाएंगे, क्या क्या पर्पस होना चाहिए। तो जिस जिस चीज का विकास होना चाहिए वो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कक्ष में तो हमें किस पर्पस से कहानी बच्चों को सुनाना चाहिए, बच्चों में किस किस चीज की विकास हो सकती है और किस चीज क्षमता का विकास हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि अच्छी कहानी के गुण कौन कौन से होते हैं, जिसके संवाद जो संवाद युक्त होता हो, जो घटना प्रधान होता हो, जो विषय वस्तु परिवेश से संबंधित होता हो, ऐसी कहानियां एक बेहतरीन कहानी की कैटेगरी में आती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि कहानी का वर्गीकरण, यानी जो कहानियां आप पढ़ते हैं, जो कहानियां आप सुनाते हैं, वह एक्चुअल में होती कितनी प्रकार की है, वास्तव में वो कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी प्रकार की ऐसी कहानियां होती हैं जो पूरे गद्य साहित्य में प्रचलित है। चलिए हम बात करते हैं ऐसी कहानियों की। कहानियों का वर्गीकरण। ऐसी कहानियां 4 प्रकार की होती हैं। पहली कहानी जो होती है आपकी वह घटना प्रधान होती है, घटना प्रधान कहानियां। दूसरी आपकी है मनोभाव या मनोवैज्ञानिक कहानियां। तीसरा आपका है चरित्र प्रधान कहानियां, चरित्र प्रधान कहानियां। चौथा आपका है समस्या प्रधान कहानियां। ये है कहानी का वर्गीकरण। अक्सर आपके फाइनल एग्जाम में ये पूछता है कि कहानी
कितने प्रकार की होती है, किन किन प्रकार की कहानियां होती हैं। तो ये कहानियां आपके प्रकार जो हैं, टाइप्स जो हैं, वह है 4 प्रकार। घटना प्रधान कहानियां, मनोभाव मनोवैज्ञानिक प्रधान कहानियां, चरित्र प्रधान कहानियां और समस्या प्रधान कहानियां। अब हम एक एक करके इन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे घटना प्रधान कहानियों के बारे में। घटना प्रधान कहानियां कौन सी कहानियां होती हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी कहानियां जो घटना विशेष पर आधारित हो, जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो, ऐसी कहानियों को हम घटना प्रधान कहानियां कहते हैं, जिसका केवल क्रमवार घटनाओं का क्रमवार वर्णन करना ही मेन पर्पस होता है। ऐसी कहानियों में कौन कौन सी कहानियां आ जाएंगी? आपकी ऐतिहासिक जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी ऐतिहासिक कहानियां हैं, वह घटना प्रधान कहानियों के अंतर्गत आ जाती हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि घटना प्रधान कहानियों में कहीं भी गंभीर चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गंभीर चिंतन उस पर गंभीर चिंतन किया ही नहीं जाता है। उन घटनाओं का क्रमवार केवल संकलन मात्र होता है, यानी घटनाओं का क्रमवार संकलन मात्र घटना प्रधान कहानियां कहलाती हैं। और ऐसी कहानियों में ऐतिहासिक जितनी भी कहानियां आएंगी वह आपकी घटना प्रधान कहानियों में आएंगी। अब हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं, मनोभाव मनोवैज्ञानिक प्रधान कहानियां। अब ये कौन सी कहानियां हैं? आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ऐसी कहानियां आचरण, चरित्र और मनोभाव को, जो पात्रों के आचरण हैं और चरित्र हैं, कहानियों में पात्र होते हैं, उन पात्रों का जो आचरण होता है, जो चरित्र होता है, जो उनके मनोभाव होते हैं, मनोभावना होती है, जो उनकी फीलिंग होती है, उन सब का वर्णन मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर करने के पश्चात जब पाठक ऐसी कहानियों को पढ़ेगा तो डायरेक्ट वही आचरण, वही चरित्र और वही मनोभाव उस पर स्पष्ट छाप छोड़ेंगे। यानी ऐसी कहानी जिसमें चरित्र, जिसमें आचरण, जिसमें मनोभाव को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त किया जाता है, मनोभाव व मनोवैज्ञानिक प्रधान कहानियां कहलाती हैं। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है चरित्र प्रधान कहानियां। ऐसी कहानियां जो चरित्र चित्रण को केंद्र में रखकर रची जाती हैं। ऐसी कहानी जिसमें केवल पात्र इंपॉर्टेंट होता है। चरित्र प्रधान कहानियां, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी कहानी जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण का विस्तारित रूप से वर्णन किया जाता है, उनके आचरण का, उनके हाव भाव का, उनके सब चीजों का, यानी पूरी तरीके से पात्र को सेंटर में रखकर इन कहानियों की रचना की जाती है। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका समस्या प्रधान कहानियां। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी कहानियां जिसमें कोई समस्या हो, जिसके टॉपिक में, जिसके शीर्षक में कोई समस्या छुपी हुई हो, ऐसी कहानियों को समस्या प्रधान कहानियां कही जाती हैं। ऐसी कहानियों में समस्याओं का क्रमवार वर्णन किया जाता है। कोई भी एक समस्या ले ली जाती है और उसका क्रमवार वर्णन किया जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जिस प्रकार घटना प्रधान कहानियों में घटनाओं का क्रमवार वर्णन होता है और उसमें गंभीर चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार, उसी के अपोजिट समस्या प्रधान कहानियां होती हैं जिसमें गंभीर चिंतन आवश्यक होता है। अगर समस्या प्रधान कहानियां हैं और उसमें गंभीर चिंतन नहीं है तो वह कदापि समस्या प्रधान कहानियां नहीं कहलाएंगी। ऐसी कहानियां जिसमें समस्याओं का, किसी समस्या का क्रमवार वर्णन किया गया हो और वर्णन करने के पश्चात उन पर गंभीर चिंतन, उस कहानी को पढ़ने के पश्चात पाठक उस पर गंभीर चिंतन करता हो, ऐसी कहानियों को समस्या प्रधान कहानियां कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपके कहानियों का वर्गीकरण। अक्सर एग्जाम में पूछता है, फाइनल एग्जाम में पूछेगा, आप लोगों के कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है कि कहाँ कितने प्रकार की कहानियाँ होती हैं।
या घटना प्रधान कहानी कैसी होती है, या मनोवैज्ञानिक के आधार पर प्रधान कहानियाँ कैसी होती हैं, या चरित्र प्रधान कहानियाँ कैसी होती हैं, और या समस्या प्रधान कहानियाँ कैसी होती हैं। सो आपको इन सब का मैंने इस समय डिटेल दिया और आप इसको नोट कर सकते हैं। अपने सिलेबस की दृष्टि से भी आपके ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके स्वयं के लाइफ के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि स्टोरी का प्रयोग आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, उसमें स्टोरी इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विदाउट स्टोरी से आप किसी बच्चे को, किसी छात्र को कोई भी टॉपिक आसानी से नहीं समझा सकते। आशा करती हूँ कि आप लोग ये उतार चुके होंगे। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कौन है, हम पढ़ा रहे बेटा बस आधा घंटा। विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि, गणित अध्ययन विधि। हमारा अगला टॉपिक है कहानी शिक्षण की विधियां। कहानी शिक्षण विधियां। कहानी शिक्षण विधियां। यदि कोई भी कहानी है और उसका शिक्षण आप कक्ष में या कहीं भी कर रहे हैं, तो आप किन किन विधियों से, किन किन मेथड से बच्चों को कहानी आप सुना सकते हैं, छात्रों को कहानी आप सुना सकते हैं, या छात्रों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, वो विधियां कौन कौन सी हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहानी शिक्षण यानी कहानी का जो शिक्षण है, कहानी अध्यापन के अंतर्गत जो कहानी शिक्षण की कहानी की विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि आपका पहला हो गया वार्तालाप विधि। दूसरी विधि कौन सी है आपकी? चित्र विधि। चित्र विधि। तीसरा कौन है आपका? आपका तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि। विधि। अगला है आपका कथानक विधि। और लास्ट अगला है आपका पांचवा। अगला कथानक विधि के बाद अगला आपका है गहन अध्ययन विधि। ये आपके जो कहानी शिक्षण की विधियां हैं, जो कहानी शिक्षण, ये कहानी अध्यापन के समय आप जिन विधियों का, जिन टेक्निक का प्रयोग करेंगे वो आपकी विधियां। इसमें सबसे पहला है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि ये कैसी विधि है? एक ऐसी कहानी जिसको सुनाते समय अध्यापक बच्चों से वार्तालाप करता हो, यानी अध्यापक कहानी सुनाते समय ऐसे हाव भाव, ऐसे चीजों को इंक्लूड करता है जिससे वो बच्चों को दोबारा वो चीजें करवा सके, बच्चों को कहानी के बीच बीच में उनसे वार्तालाप कर सके, वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सके। कहानियों को सुनाते समय उसमें ऐसी बातों को शामिल कर सके जिससे बच्चे आपस में वार्तालाप कर सके या बच्चे अध्यापक से वार्तालाप कर सके। क्लासरूम के अंतर्गत कई बच्चे ऐसे होते हैं जो संकोची होते हैं, जो अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं रख पाते हैं।
अध्यापक का ये परम कर्तव्य है कि वह कक्षा के अंतर्गत ऐसी कहानियों को सुनाए जिससे बच्चों के अंदर से वह संकोच दूर हो और वह एक टीचर से वार्तालाप के द्वारा अपने मनोभाव को रख सके। यानी कहानी में वार्तालाप वेरी इंपॉर्टेंट है। वार्तालाप जब तक नहीं होगा तब तक कहानी आपकी सक्सेस नहीं होगी। दूसरा है चित्र विधि। किसी भी कहानी को सुनाते समय एक अध्यापक को चाहिए कि वह विभिन्न चित्रों के माध्यम से बच्चों को कहानी सुनाए, जिससे बच्चे आसानी से कहानी को सुन सकें। जैसे किसी भी चीज का चित्र हो सकता है, जैसे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में तैयार किया, बताने की आवश्यकता तो है नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज थे लेकिन उनकी कंफ्यूजन भी दूर हुई। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि चित्र विधि, यानी चित्र विधि के माध्यम से कहानी को सरल तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, कोई मैसेज दिया जा सकता है। अगला आपका है प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रकार की विधि में किसी भी कहानी को सुनाते समय एक अध्यापक बच्चों से प्रश्नोत्तर कर सकता है, यानी बीच बीच में वह प्रश्नों को पूछ सकता है, बच्चे उसके उत्तर दे सकते हैं या बच्चे प्रश्न कर सकते हैं और एक टीचर उसका उत्तर दे सकता है। इस प्रश्नोत्तर विधि को कहानी के बीच में भी रख सकते हैं, कहानी के लास्ट में भी रख सकते हैं और पूरी कहानी सुनाने के पश्चात बच्चों से लास्ट में उस पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। अगला आपका है कथानक विधि। ये कौन सी विधि है? अक्सर इस विधि का प्रयोग एक अध्यापक छोटी कक्षाओं में करता है। आपको छोटी कहानी, लघु कहानी लिखने के लिए प्रोजेक्ट में दिया गया था ना, आप कंफ्यूज थे कि वो कैसी कहानी है, कैसी कहानी है। कथानक विधि में बच्चों को केवल मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ऐसी कहानी जो छोटी होती है और बच्चों को केवल मौखिक रूप से सुनाई जाती है और बच्चों से उसकी स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है, जिससे बच्चा स्वयं उस तरह की कहानी को व्यक्त करने में कामयाब होता है। अगला आपका है गहन अध्ययन विधि। ये एक ऐसी विधि है जिसको कहानी सुनाने के पश्चात कहानी में कठिन शब्द, उनके अर्थ, लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची, शब्द शक्ति, इन सब चीजों को उस पर चर्चा करने के लिए अवसर मिलता है, गहन चिंतन करने के लिए अवसर मिलता है। यानी एक ऐसी कहानी जिसमें मुहावरे भी हो, लोकोक्ति भी हो, शब्द शक्ति भी हो, अलंकार रस भी हो, जो भी है, और जितनी भी चीजें होती हैं ये उसमें होनी चाहिए, जिससे उस कहानी के संपन्न होने के पश्चात एक छात्र उस पर गहन चिंतन कर सके, गहन अध्ययन कर सके और सभी कठिन शब्दों का अर्थ निकालने में समर्थ हो जाए। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लास्ट टॉपिक कहानी शिक्षण विधि को मैंने आपके सामने रख दिया कि किस किस टेक्निक से आप अपने क्लासरूम के अंतर्गत बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, जिसमें से पहला है वार्तालाप विधि, दूसरा है चित्र विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि, चौथा कथानक, पांचवा गहन अध्ययन। इसके अतिरिक्त और भी कहानियां आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि और भी तो कई प्रकार की कहानियां हैं, जैसे दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि में क्या है? कोई जीवंत उदाहरण देकर हम बच्चों को समझा सकते हैं, जीवंत उदाहरण। कार्टून विधि, कार्टून के माध्यम से भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। हाव भाव विधि, सांकेतिक विधि, हम संकेत के माध्यम से बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, हाव भाव के माध्यम से। तो ये सब जो आपके पांचों हैं, ये कहानी की प्रमुख विधियां हैं और जितने भी विधियां हैं वो गौड़ विधियां हैं। सो डियर स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपके समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज कहानी श्रवण के उद्देश्य को जाना कि कहानी श्रवण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होना, स्मरण शक्ति का विकास होना, कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास होना, शब्द भंडार में वृद्धि होना, बच्चों में, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होना, छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का विकास होना, ये सब थे कहानी श्रवण के उद्देश्य। उसके बाद हमने पढ़ा अच्छी कहानी में कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छी कहानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए?
एक अच्छी कहानी वार्तालाप संवाद युक्त होना चाहिए। एक अच्छी कहानी घटना प्रधान होनी चाहिए। एक अच्छी कहानी जिसके शीर्षक छोटे हों और वाक्य विन्यास भी छोटे हों। एक अच्छी कहानी जिसमें छात्र रुचि ले और एक अच्छी कहानी जिसमें छात्र अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से साबित कर सके या रख सके। उसके बाद हमने पढ़ा कि कहानी के वर्गीकरण, यानी कहानी कितने प्रकार की होती है, कहानी को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसे में आपको मैंने बताया कि कहानी के 4 वर्गीकरण कौन कौन से। पहला घटना प्रधान कहानी, जिसमें घटनाओं का क्रमवार वर्णन होता है। मनोवैज्ञानिक का प्रधान कहानियां, ऐसी कहानियां जिसमें आचरण और मनोभाव मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर लिखे जाते हैं या रचे जाते हैं या सुनाए जाते हैं। समस्या प्रधान कहानियां, जिसमें समस्याओं का क्रमवार वर्णन होता है और गहन चिंतन का वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट आपका बताया था चरित्र प्रधान कहानी, जिसमें पात्र ही केंद्र बिंदु होता है, पात्र को ही लेकर उस कहानी की रचना होती है। और लास्ट मैंने आपको बताया कहानी शिक्षण विधियां का। अगले ऑनलाइन क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको लोक कथा के बारे में डिटेल करेंगे। अभी मैंने आपको इस लेसन के, इस अध्याय के पहले कहानी टॉपिक को मैंने पूरी तरीके से समझा दिया। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके इसी से आएंगे, आपके सिलेबस से आएंगे। आशा करती हूँ कि आप इसे स्टडी करेंगे और अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।